क्या छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तरह किसी एक नाथ शिंदे की तलाश पूरी हो गई है? क्या महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस 71 सीटों के साथ पूरे देश में सबसे मजबूत स्थिति में है, वहां सरकार खतरे में आ गई है? क्या टीएस सिंहदेव के एक विभाग में इस्तीफे की पेशकश के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई है? थोड़ा ज्यादा हो गया। एक नाथ शिंदे कहां बन पाएंगे सिंहदेव? इतने विधायकों को तोड़ लेंगे क्या? ऐसे सवाल उठने लगे हैं। और क्या इसमें सच्चाई है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट विद ज्ञानेंद्र। आज अनकट में बात होगी छत्तीसगढ़ के कद्दावर और स्वास्थ्य एवं अभी बोल सकते हैं, स्वास्थ्य एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के एक विभाग छोड़ने की कहानी पर। आज बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बने रहना चाहते हैं टीएस सिंहदेव, लेकिन ग्रामीण पंचायत विभाग वो क्यों छोड़ना चाहते हैं, और इससे उपजे सियासत पर बात होगी। उसके बाद रमन सिंह क्यों टीएस सिंहदेव के दुख में शामिल हो रहे हैं, इस पर भी बात होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिक्रिया देते हुए मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इस पर भी बात होगी। और बात इस पर भी होगी कि ये पीएल पुनिया की मौजूदगी में ये सब छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगभग 3.5 साल सरकार बनने के बाद बीतने को हैं, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्यों भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो खींचतान मची हुई है वो भाईचारे में नहीं बदल रही है? कुछ दिन पहले मैंने ही आपको इन दोनों नेताओं के बीच अचानक उपजे प्रेम कहानी की बात बताई थी। अब प्रेम कहानी की बात खत्म भी नहीं हुई थी। अब एक बार फिर से तल्ख लहजे में टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिख दिया है। पत्र में क्या लिखा है, जो छत्तीसगढ़ के दर्शक हैं वो जानते हैं कि टीएस सिंहदेव ने, क्योंकि पत्र अब हर एक मोबाइल में वायरल हो चुका है। अब इस बात की चर्चा है कि अब आगे क्या, उस आगे क्या के समीकरण में बात करेंगे। पत्र में सिंहदेव ने क्या लिखा है? सिंहदेव ने लिखा है कि मैं दुखी हूं, आहत हूं, व्यथित हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। हो क्या रहा है, पहले यह समझ लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि घोषणा पत्र जब कांग्रेस में सरकार बनने से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र को बनाया गया था, उसमें सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो इस समय के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाके में घूमकर जानकारी जुटाई थी। अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करके ये पूछा था कि बताइए, हमारी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आपकी क्या उम्मीद है? उससे तमाम बातों को, विषयों को शामिल किया था और उसके बाद घोषणा पत्र बनाया गया था। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि घोषणा पत्र के मास्टरमाइंड, या यूं कहें कि घोषणा पत्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का तमगा टीएस सिंहदेव के माथे पर है। इसमें सहमति तमाम लोगों की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल से लेकर जो सलाहकार हैं, उन तमाम लोगों ने मेहनत की थी, लेकिन टीएस सिंहदेव की टीम और टीएस सिंहदेव ने इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की थी, जिस बात को प्रदेश के लोग, सभी लोग जानते हैं। उनका दर्द जब छलक रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो वादा किया था बतौर ग्रामीण पंचायत मंत्री, या जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब राजनीतिज्ञ तो टीएस सिंहदेव हैं, और जो सरगुजा से आते हैं वो ये भी जानते हैं कि टीएस सिंहदेव कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से बता दिया कि मुझे बहुत दुख, मुझे बहुत पीड़ा है कि मैं 8 लाख लोगों को मकान नहीं दे पा रहा हूं। और किस योजना में उनको दर्द है? दर्द इस योजना में है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, आवास के सहारे। पीएम मोदी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता हर राज्य में चुनाव में जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय उनके लिए बड़ा मुद्दा होता है। तो टीएस सिंहदेव ये लिखते हैं, इसके अलावा पेशा कानून में उनको भरोसे में नहीं लिया गया, वो लिखते हैं। इसके साथ ही उनके विभाग में कैसे एक समिति बना दी जाती है और वो फैसले लेते हैं, ये सब दर्द वो लिख रहे हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि एक साजिश के तहत उनके साथ ऐसा किया जा रहा है और वो खुद को असमर्थ पा रहे हैं, इसलिए वो मंत्री तो बने रहेंगे लेकिन एक विभाग से अपने आप को अलग करना चाहते हैं।
टीएस सिंहदेव का दर्द आपने सुन लिया कि टीएस सिंहदेव ने ऐसा क्यों कहा, और टीएस सिंहदेव ने जो अपने पत्र में लिखा है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ब्रीफिंग में बता दी कि इसका पूरा क्या निष्कर्ष है। अब उनके इस पेशकश के बाद छत्तीसगढ़ में क्या चर्चा हो रही है। टीएस सिंहदेव के इस इस्तीफे की पेशकश के बाद एक विभाग से तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि जब टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं तो ये सबको पता है कि सरकार 3.5 साल पूरे कर रही है, और टीएस सिंहदेव सरकार से इन 3.5 सालों में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब खुश रहे हों। 2-4 घटनाएं मैं आपको बता देता हूं तो आपको पहले पुरानी घटनाओं को याद करने में आसानी होगी। आपको याद होगा जब बृहस्पति सिंह ने उनके ऊपर यानी टीएस सिंहदेव के ऊपर जान से मरवाने का आरोप लगाया था, तब टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत हो गया, अब मैं इस सदन में तभी आऊंगा जब सरकार इस पूरे मसले पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखेगी। पीएल पुनिया को आपको याद होगा एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था, समझौते के लिए बैठना पड़ा था, और उसके बाद फिर खेद जताया था बृहस्पति सिंह ने। इसके अलावा आपको याद होगा 2.5 साल की बात चल ही रही थी, एक बार दिल्ली गए थे टीएस सिंहदेव साहब और वहां जाकर अपना विरोध दर्ज कराने में सफल हुए। दिल्ली वो बहुत जाते हैं, दिल्ली जाते ही रहते हैं, और दिल्ली उनके जाने का आंकड़ा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर प्रतिद्वंदी भूपेश बघेल के टीएस सिंहदेव हैं तो सरकार ने जरूर हिसाब रखा होगा कि टीएस सिंहदेव कितने दिन छत्तीसगढ़ में रहे और कितने दिन दिल्ली में रहे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या टीएस सिंहदेव को जनता ने दिल्ली में जाकर अपनी बैटिंग के लिए चुनाव जिताया है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, कोरोना काल में मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों का क्या है, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, और जब वो कुछ भी कहते रहते हैं तो उसमें से हम कुछ मसाला ढूंढकर आपके बीच में लाते रहते हैं। उस समय भी आपको याद होगा कि ऐसा लग रहा था कि बस अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे और टीएस सिंहदेव की ताजपोशी हो जाएगी। हम लोग तो दोनों तरफ कान लगाकर बैठे होते हैं कि इधर के लोग क्या कह रहे हैं, इधर के लोग क्या कह रहे हैं। एक तरफ दुख की स्थिति आ गई थी, मातम की स्थिति आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छूटने वाला है। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेमे की बात कर रहा हूं। और एक तरफ कोट सिलवाए जा रहे थे और नए नए कपड़े सिलवाए जा रहे थे कि बस अब तारीख पे तारीख का तारीख खत्म हो गया है और किसी भी दिन टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाएंगे, बहुत जल्द ताजपोशी होने वाली है। लेकिन यहां भी भूपेश बघेल नहले पे दहला मार गए और विधायकों का जत्था पहुंच गया दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में भूपेश बघेल इस बात को जताने, बताने और दिखाने में सफल हो गए कि नेता तो मैं ही हूं, संख्या बल मेरे साथ ही है। अब जब इस स्थिति में राष्ट्रीय आला कमान यानी कांग्रेस के आला कमान को पहुंचा दिया भूपेश बघेल ने, तो एक बार फिर से जो सिंहासन में बैठने का सपना था टीएस सिंहदेव का, वो टूट गया। ये घटनाक्रम घट रहा है, बीच बीच में लड़ाई दिख रही है, दोनों के बीच में जो तलवारें खिंची हैं ये किसी से छिपी नहीं है, ये भी दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले जब छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उस समय एक उम्मीद फिर जगी। हर जगह चर्चा होने लगी कि अब इस छापे के बाद भूपेश बघेल पर बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है और अब फिर से कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश दिख रही है। आपको याद होगा हसदेव अरण्य का मामला, उस मामले में भी टीएस सिंहदेव ने कहा था कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, पेड़ नहीं कटना चाहिए और अगर गोली चलेगी तो सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा। भूपेश बघेल ने जैसे इस बात को सुना कह दिया डगाल तो छोड़िए, पेड़ तो छोड़िए, डगाल भी नहीं कटेगी। तो ये चल रहा है, ये दिख रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। जो थोड़ा बहुत भी सियासत को समझता है छत्तीसगढ़ में, वो ये जान रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये बीच बीच में सामने चीजें आती रहती है। लोग कम कहते हैं, दबी जुमार में कहते हैं, गॉसिप के तर्ज पर कहते हैं, बात बहुत करते हैं, चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन खुलकर कुछ बोलते नहीं। अब इस पर बीजेपी के पास अवसर था। आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर। कल बैठक थी, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक थी बीजेपी के कार्यालय में। तमाम नेता वहां पर बैठे थे, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और रमन सिंह समेत सारे नेता बैठे थे और वहां चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति चुनाव और विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें किस तरह से वो कांग्रेस की सरकार को घेरेंगे। लेकिन सबके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी और वो खुशी मानो ऐसी जैसे वॉकओवर जैसा मिल गया हो। 3.5 साल में ये बात सच है
कि बीजेपी ने ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं तलाशा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जिसमें वो सड़क पर लड़ाई लड़ते दिखाई दें। बीच में धर्मांतरण का मुद्दा था, लेकिन उसमें भी वो बहुत सफल नहीं हुए। लेकिन टीएस सिंहदेव के एक विभाग से इस्तीफे के पेशकश के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे में मुस्कान थी। मैंने खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बात की। उन्होंने अपना बिल्कुल गंभीरता से लेटर को पढ़ते हुए कहा, मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जितने संगीन आरोप लगाए हैं टीएस सिंहदेव और जिस तरह से वो मंत्री पद अब में अपने बने हुए हैं, बहुत गंभीर है। 500 करोड़, 10,000 करोड़ और बड़ी बड़ी बात रमन सिंह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं टीएस सिंहदेव के दुख के साथ हूं। मैंने उनसे पूछा भी कि आपने उन्हें फोन किया है? बोले नहीं, संपर्क में तो रहेंगे। फिर बातों ही बात में जो बड़ी बात कही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, वो ये थी कि अब धीरे धीरे ये खुद भरा कर इस्तीफा देने लगेंगे। ये खुद महाराष्ट्र की तर्ज पर इस्तीफा देने के लिए अपने आप आगे आएंगे। इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी की स्क्रिप्ट के आधार पर टीएस सिंहदेव कोई चाल चल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान है। वो ये क्यों कह रहे हैं? आखिर रमन सिंह को ये कैसे पता लग जाता है कि एक के बाद एक और इस्तीफे होंगे? वो ये कैसे कह देते हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर होंगे? क्या रमन सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच कोई बातचीत हो रही है? हालांकि टीएस सिंहदेव, देखिए, जो आरोप लग रहे हों, जिस बात की चर्चा हो रही हो, उस बात को कहना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि रमन सिंह महाराष्ट्र की तुलना छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि एक एक कर इस्तीफे होंगे। टीएस सिंहदेव से जब भी इस मसले पर सवाल किया गया है कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या क्या आप आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, टीएस सिंहदेव अपनी बात को बहुत साफ तरीके से रखते हैं। कुछ बात ऐसी कह देते हैं जिससे बाद में वो मुद्दा बन जाता है, लेकिन वो बात से हिचकते नहीं हैं। अगर उनके खिलाफ भी कोई बात हो तो उस बात को वो स्वीकार कर लेते हैं। टीएस सिंहदेव कई बार ये कह चुके हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया था मुझसे, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा वाला नेता हूं। मेरे साथ ये नहीं है कि मैं इस दल में जाऊं, इस दल में हूं। कांग्रेस के साथ इस तरह से डील करके, कांग्रेस के साथ इस तरह से सरकार चलाने के बाद मैं अलग हूं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाऊं, ये कई मंच से वो कहते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान सुन लीजिए। टीएस सिंहदेव के बयान के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बयान नहीं मिल पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान सुनिए कि कैसे वो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सियासत को जोड़ रहे हैं। उसके बाद टीएस सिंहदेव, राहुल गांधी, भूपेश बघेल और निष्कर्ष की तरफ भी हम बढ़ेंगे। पहले रमन सिंह का ये बयान सुनिए। एक मंत्री एक ईंट खिसका है, अब ये पूरे ईंट भरभरा के गिरेंगे। महाराष्ट्र से ज्यादा खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। पहली बार कोई बोला है, अब मुझे लगता है इनके साथ देने के लिए सब दुखी है अंदर ही अंदर। रमन सिंह के चेहरे और रमन सिंह की बातों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि रमन सिंह को भी बहुत दर्द है। वो कह भी रहे हैं कि मैं टीएस सिंहदेव के दुख के साथ हूं। अब थोड़ी बात अनुशासन की हो जाए। मैं इसलिए अनुशासन की बात कह रहा हूं क्योंकि जो उदयपुर में चिंतन शिविर कांग्रेस का हुआ था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन होगा। मैंने एक बयान सुना जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं, ये नसीहत दे रहे हैं, वो शायद तेलंगाना का बयान है, कि देखिए, अगर आप कांग्रेस की हितैषी हैं, कांग्रेस की हिमायती हैं, तो आपको अगर कोई बात कहनी है तो आप पार्टी के अंदरूनी हिस्से में, यानी अंदर के नेताओं में जो इंटरनल सिस्टम बनाया गया है, वहां आकर कहिए। अगर कोई बात आप मीडिया में कह रहे हैं तो ये आप कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को समझिए, क्योंकि इस बयान के बाद ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ऐसी नसीहत दे रहे हैं जिस नेता को टीएस सिंहदेव, जिसके भरोसे टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठना चाहते हैं, क्या उनकी नसीहत को टीएस सिंहदेव ऐसा नजरअंदाज कर सकते हैं? पहले राहुल गांधी के उस बयान को समझिए, सुनिए और उसके बाद सोचिए कि टीएस सिंहदेव क्या राष्ट्रीय आला कमान की सहमति से इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं क्योंकि टीएस सिंहदेव बहुत नपे तुले हुए नेता हैं। टीएस सिंहदेव बहुत गंभीर नेता हैं। एक बात, एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर अपने कुर्सी को नहीं छोड़ रहे हैं और आपका इंतजार लंबा हो रहा है, तो आपको भी
कोई दांव पेच आजमाना होगा तो कहीं इस दांव पेच के पीछे कांग्रेस के राष्ट्रीय आला कमान की कोई बैकिंग, समर्थन, सपोर्ट तो नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान सुनिए, फिर सोचिए। हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं मगर मीडिया में नहीं, बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है वैसे। शिकायत है, कंप्लेंट है, हमारे इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम में जितनी भी आपने बात बोलनी है खुल के बोलिए। मगर अगर कोई मीडिया में जाके बाहर बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी के बयान को आपने सुन लिया, और अगर देखते देखते, सुनते सुनते थोड़ा भी समझे होंगे तो आप ये तो समझ गए होंगे कि अनुशासित रहने वाले टीएस सिंहदेव आखिर सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठ रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से टीएस सिंहदेव को कोई थोड़ा बहुत समर्थन दे रहा है? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठ रहा है अनुशासित रहने वाले सिंहदेव अचानक सीएम भूपेश बघेल पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मेरे मन में उठ रहा था। मैंने किसी से चर्चा भी की थी, दिल्ली दरबार में भी बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किससे बात की थी, कब की थी, क्यों की थी, नहीं बताऊंगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर, जिस बयान के बाद ये चर्चा होने लगी है कि एक कद्दावर मंत्री जो मुख्यमंत्री की रेस में है थोड़ा संशय है, क्योंकि थे कह सकते हैं, बन जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। ये रेस में बार बार आते हैं, रेस में दौड़ते भी हैं, और जब फाइनल जीतना होता है, कब तक पहुंचना होता है, तो भूपेश बघेल जीत जाते हैं। इसलिए थे हैं रहेंगे, इस पर फैसला आला कमान करेगा। मैं तो केवल तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया कि क्या हो रहा है, सिंहदेव साहब क्यों पत्र लिख रहे हैं, आपको जानकारी है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले तो थोड़ा मुस्कुराए, पहले मुस्कुराए या बाद में मुस्कुराए, ये वीडियो देखकर, बयान देखकर आप समझ जाएंगे। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं उसको परीक्षण करूंगा। लगातार आप घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, कि मेरे पास पत्र आएगा तो मैं इसमें विचार करूंगा। सर, अभी आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। लेकिन उन्होंने कहा हाँ, मीडिया से मुझे इस बात की जानकारी मिली है, पत्र अभी नहीं पहुंचा है। सही बात कही उन्होंने। पत्र अगर उन्होंने कल भेजा होगा और अंबिकापुर से भेजा होगा तो पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता है, और आज संडे है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर है भी तो हम मिल बैठकर बात कर लेंगे। और इसके बाद मैंने जब उनसे पूछा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मैंने भी सवाल किया, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि मुझे एक विभाग से अलग कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका विशेषाधिकार है, आप इस पत्र को देखकर, सुनकर क्या सोचते हैं? क्या टीएस सिंहदेव को आप विभाग से अलग करने की सोच रहे हैं? तब उन्होंने कहा उच्च अधिकारियों से, उच्च नेताओं से बात होगी, उसके बाद निर्णय लेंगे। यानी आप एक उम्मीद ये भी जता सकते हैं, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री चाहें तो टीएस सिंहदेव को ग्रामीण पंचायत विभाग से अलग कर सकते हैं, और ये बाद में कह सकते हैं कि महाराजा साहब आप ही ने तो कहा था कि आप अपने पद में बने रहते हुए इस पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, भूपेश बघेल बहुत तेज नेता हुए, कह सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ही ने कहा था, अब आपकी बात मैं कैसे टाल सकता था। इसलिए आपके इस पृथक करने वाली बात को स्वीकार कर लिया और आपको इस विभाग से अलग कर दिया। जब आप अलग कर देंगे तो आप कह देंगे कि हमने आपके कहने पर अलग कर दिया, और किसी दूसरे को ये विभाग दे देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब सवाल किया गया कि क्या आपकी कोई बातचीत हुई है, उन्होंने कहा मैंने फोन लगाया था, लगा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने फोन लगाया था, उठा नहीं, या उन्होंने उठाया नहीं। फोन लगाया था, लगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैं फोन लगा रहा हूं, इस समय कवरेज से बाहर है, तो
क्या टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कवरेज से बाहर हो गए हैं, इस सरकार के कवरेज से बाहर हो गए हैं, या सच में फोन लगाया गया था, लगा नहीं? अब ये कौन जांच पड़ताल कराएगा कि सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को फोन लगाया था और टीएस सिंहदेव को फोन लगा था या नहीं लगा था, ये तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि लगाया था, लगा नहीं। मैंने दोबारा पूछा, फोन लगाया था, लग गया? 2 घंटे 3 घंटे बाद मैंने फिर सीएम भूपेश बघेल से पूछा, मुख्यमंत्री जी आपने फोन लगाया था, क्या फोन लगा? तब उन्होंने कहा उसके बाद मैं बहुत व्यस्त हो गया, पिछड़ा वर्ग समाज की बैठक, फिर पुनिया जी आ गए और ये वो, तो अभी व्यस्तता है। मतलब व्यस्तता से जैसे फ्री होंगे हो सकता है फिर फोन लगाएं, फोन लगाने के बाद जो बातचीत होगी उस पर भी मैं आऊंगा। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या, यानी इसके बाद आगे क्या होगा। एक सज्जन और हैं जिनके किरदार पर चर्चा करना जरूरी है, वो सज्जन हैं पीएल पुनिया साहब, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी। मैंने उनसे भी सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है? बहुत मेहनत की थी आप लोगों ने, इन दोनों नेताओं का द्वंद्व खत्म ही नहीं हो रहा है, क्यों साफ नहीं? सब कुछ ठीक है। मैंने कहा क्यों साफ नहीं कर देते? पीएल पुनिया ने कहा सब कुछ ठीक है, 2023 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार होगी, दोनों नेताओं के हम संपर्क में हैं। अरे बताया क्यों नहीं भाई कि पत्र लिखने से पहले क्या आपसे पूछा गया था, और पत्र लिखने की नौबत क्यों आई, तब कहां थे आप? तो ये प्रदेश प्रभारी का हाल है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगा कि देखिए कितनी मजबूत सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, उसको कैसे एक मजबूर सरकार की तरह, कांग्रेस आला कमान की गलतियों की तरह की वजह से पेश किया जा रहा है। 71 सीटों के साथ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है, और यहां आप क्यों नहीं कह देते भाई? आप बार बार बुलाते हैं एक व्यक्ति को, अगर आप ना नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कोशिश करेगा, क्यों नहीं प्रयास करेगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं? अगर मान लीजिए डील हुई भी थी या डील नहीं हुई थी, ये बात खत्म क्यों नहीं की जाती? ये हालांकि कई मंचों से कांग्रेस के आलाकमान ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी डील थी, तो फिर दूसरा व्यक्ति कोशिश क्यों नहीं छोड़ रहा है? दूसरा व्यक्ति कोशिश क्यों नहीं छोड़ रहा, लगातार कोशिश कर रहा है। और ये दावत क्यों? फिर ये दोनों ही नेताओं के बीच में ऐसी तलखी क्यों? सरकार पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ऐसे आरोप क्यों? ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समझना होगा कि एक बार बैठाकर आप साफ कर दीजिए। प्रदेश की जनता ये सोचती रहती है कि अभी भी बाबा एक बार बन सकते हैं क्या? जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो ये सोचते हैं क्या दाऊद कुर्सी से हट जाएंगे क्या? ये चर्चा को किसी ने अगर जन्म दिया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने। सब कुछ पानी की तरह साफ कर देना चाहिए। चुनाव के वक्त में जब इसी तरह से अदावत होगी तो बीजेपी को इसका फायदा बिना बोले मिलेगा। अभी अगर आपके बीच में झगड़ा है तो बीजेपी आनंद ले रही है, बीजेपी की मौज है, उसे उम्मीद दिखती है जब आप लड़ते हैं। खैर हमें क्या, आप खूब लड़िए, आप दोनों नेता लड़िए, इससे कांग्रेस को नुकसान हो या फायदा हो, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी की सरकार आ जाएगी या बीजेपी की सरकार इससे, माफ कीजिएगा, बीजेपी पार्टी इससे फायदा लेगी, इससे भी मेरा कोई नुकसान और नफा नहीं है। तो कुल मिलाकर मकसद ये था मेरा आपको ये बताना कि टीएस सिंहदेव की इस बगावती तेवर को केवल आप यही मत मानिए कि वो एक विभाग से इस्तीफा दिए हैं। हो सकता है एक एक विभाग करके पूरे विभाग से दे दें। अच्छा, कुछ लोग चुटकी भी ले रहे हैं कि सिंहदेव साहब राजा हैं, महाराजा हैं। कल बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, बोले यार महाराजा है, दिलेरी दिखाना चाहिए, सभी विभाग से दे देते इस्तीफा। अरे क्यों देते भाई, धीरे धीरे सी गुफा छोड़ेंगे। और नेता बड़े खुश थे और कह रहे थे बताइए, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, एक मुद्दा दे दिया है बीजेपी को टीएस सिंहदेव ने, और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। तो कुछ मौज भी ले रहे हैं, कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं कि अगर इस्तीफा देना ही था तो पूरे विभाग से दे देते, बता देते कि मैं महाराजा हूं और मैं अपमान का घूंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक ही विभाग में अपमान हो रहा है, ये कैसा अपमान। तो खैर वो इस्तीफा दें न दें, उनको 4 मंत्रालय और मिल जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरी शुभकामनाएं तो ये भी है कि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। अब माफ कीजिएगा क्योंकि मेरी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है, मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ हैं, दोनों की इच्छाएं पूरी हो, नहीं तो सवाल उठने लगेगा कि क्या आप उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मेरा कोई मतलब नहीं है, दोनों ही नेता मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने रहेंगे तो भी, और जो नहीं बने हैं, जो बने रहने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बन जाए तो भी। मैं जब भी जाऊंगा उनसे निवेदन ही करूंगा, गुजारिश ही करूंगा और कहूंगा कि आप इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, मेरा बस इतना ही लेना देना है। आपका क्या लेना देना है? अगर कुर्सी बदलती है,
या कुर्सी के लिए लड़ाई इसी तरह होती रहती है? आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अनकट में हम इसी तरह के किस्से आपके पास लेकर आते हैं। अनकट का मकसद यही है, जो हो रहा है, जो घट रहा है, वो पानी की तरह आपके सामने रख दें। मैं कोई संभावना आधारित बात नहीं करता हूं, जो दिख रहा होता है वही कहता हूं, और मैं यकीन के साथ ये मानता भी हूं कि आपको सुनकर अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। अगली बार किसी नई कहानी के साथ आपके बीच फिर आऊंगा। नमस्कार।